हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब मैप के थ्रू अगर हम व्यू करें तो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में 7 कंट्रीज आते हैं, जिनमें से जो 5 कंट्रीज हैं वो है साउथ एशिया के, और जो 2 कंट्रीज हैं म्यांमार और थाईलैंड वो हैं साउथ ईस्ट एशिया के। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल और मल्टी सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन है, और बे ऑफ बंगाल की लिटरल एरिया में या उससे बिल्कुल कनेक्टेड एडजेंट एरिया में जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेपाल और भूटान 2 ऐसे कंट्री हैं इसके मेंबर कंट्री बिम्स्टेक के, जो लैंड लॉक कंट्री हैं, लेकिन वो अपने ट्रेड के लिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर निर्भर होते हैं। देखो, इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि ज़्यादातर जो देश हैं, जो इसके सारे मेंबर कंट्रीज हैं, वो बे ऑफ बंगाल के लिटरल एरियाज़ में या फिर उससे जुड़े हुए एरियाज़ में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो नेपाल और भूटान को हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, डायरेक्ट अपनी जो बॉर्डर है वो बे ऑफ बंगाल के साथ टच नहीं करते, लेकिन अपने ट्रेड के लिए डिपेंड करते हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर। अगर बिम्स्टेक के बारे में ज़्यादा देखें तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करता ही है। इसके अलावा ग्रेट हिमालय की इकोलॉजी और बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी को भी आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। बहुत सारे एरियाज़ में इनमें मतलब बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में 14 से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन, टेररिज्म, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर काम करता है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक के अगर ओरिजिन की बात करें कि किस तरीके से बिम्स्टेक का ओरिजिन हुआ था, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी, और उसी के थ्रू ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था। शुरुआत में इसमें 4 मेंबर कंट्रीज थे, जिसमें से बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इन 4 ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था, और स्टार्ट में इसका नाम था बिस्टेक, BISTEC। 1997 में ही बाद में इसमें म्यांमार कंट्री जुड़ जाता है, और तब इसका नाम होता है बिम्स्टेक। BIMSTEC ये इसका नाम होता है। लेकिन जब 2004 में नेपाल और भूटान इसमें जुड़ते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तब इसका नाम होता है बिम्स्टेक, और उसका कंप्लीट इस एक्रोनिम को अगर फुल नेम देखें तो उसका नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो प्रेजेंट टाइम में जो बिम्स्टेक नेम है वो स्टार्ट में नहीं आया था, वो आया था 2004 में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। हमने जब उसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखा, तब भी हमने देखा था कि स्टार्ट में उसका नाम था संघाई 5 ग्रुप के नाम से, धीरे धीरे और कंट्रीज उसमें जुड़ते गए, और बाद में 2001 में जाकर के उसका नाम हुआ था HCO। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं वो शुरुआत से ही उसी नाम से था, या फिर बाद में समय के साथ में, टाइम के साथ में उसमें बदलाव हुआ। अगर पोटेंशियल की बात करें कि बिम्स्टेक कितनी पावर रखता है, तो ये साउथ एशिया और साउथ एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा जो इंट्रा रीजनल कॉरपोरेशन है, मतलब देखो इसमें से कुछ मेंबर कंट्रीज हैं वो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं, और ये 2 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान के। तो इन दोनों के बीच में, आसियान और सार्क के बीच में कनेक्टिविटी के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में 1.5 बिलियन पीपल, मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन का 22% बिम्स्टेक में रहता है। इसके अलावा 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है बिम्स्टेक की, और पूरे वर्ल्ड में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें से 6.5% कहाँ पर है? बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका 1/4 एवरी ईयर, उसका 1/4 ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे एवरी ईयर, मतलब जितना ट्रेड होता है उसमें से 1/4 हर साल यहाँ से बे ऑफ बंगाल से गुजरता है। अब इस बिम्स्टेक के थ्रू बहुत सारे ऐसे
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सामने आए हैं, जिसमें फर्स्ट है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, जो इंडिया को और म्यांमार को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा है आसियान ट्राइलेटरल हाईवे, जिसमें इंडिया थाईलैंड थ्रू म्यांमार, इंडिया थाईलैंड तक अपनी पहुंच बना रहा है, लेकिन म्यांमार बीच में एग्जिस्टेंस करता है। बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये जो है वो इसके लिए है कि पैसेंजर और जो कार्गो ट्रैफिक है उसके फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए BBIN एग्रीमेंट किया गया था। बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस देखो, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो, उस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है बिम्स्टेक का, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो उस पॉलिसी को हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारी कंट्री की जो इमीडिएट पेरिफेरी है, प्राइमेसी में जिस पॉलिसी को लेकर के चलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको हम अचीव कर पाएंगे। एक्ट ईस्ट मतलब इसमें जो इंडिया है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में अपने आप को कनेक्ट करेगा, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब बे ऑफ बंगाल के थ्रू, बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू हम हमारे नॉर्थ ईस्ट तक इजीली पहुंच बना सकते हैं। इसलिए हमने हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको हम काउंटर कर पाएंगे बिम्स्टेक के थ्रू। इसके अलावा सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रगल, रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से सार्क काफ़ी लंबे समय से ठंडे बस्ते में है, तो उसका अल्टरनेट बिम्स्टेक के रूप में इंडिया देखने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं कि बिम्स्टेक को, ये तो हमने प्रॉफिट देखा इंडिया को लेकर के, अब कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग्स। बिम्स्टेक जब से 1997 से स्टार्ट हुआ और जब से ये बोला गया था कि हर 2 साल में इसकी मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक अगर इसकी बात करें तो लगभग इसकी 4 मीटिंग हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बिम्स्टेक की। इसके मेंबर का जो स्टेट हैं बिम्स्टेक के, उनके द्वारा बिम्स्टेक को नेग्लेक्ट किया जाता है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि थाईलैंड और जो म्यांमार है वो आसियान कंट्रीज़ के मेंबर हैं, और ये आसियान के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन बिम्स्टेक। इसके अलावा ये जो बिम्स्टेक है वो 14 एरियाज़ के ऊपर काम करता है। अब एक ब्रॉडर एरियाज़ पे आप काम करोगे तो आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो जनरलाइजेशन की जगह पर अगर हम स्पेशलाइजेशन पर फोकस करते, 2-3 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करते और उनके ऊपर वर्क किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सामने निकल करके आता। अब जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक के, उनके बीच में आपस में बायलैटरल इश्यूज भी हैं, जैसे म्यांमार के रोहिंग्याज़ को लेकर के इंडिया को भी प्रॉब्लम है और बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा म्यांमार और थाईलैंड में बॉर्डर इशू सामने आ रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश में भी जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो सामने आता है, और प्रेजेंट टाइम में हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के साथ में भी इंडिया के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मतलब बॉर्डर रिलेशन काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी बिम्स्टेक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इसके अलावा 2004 में बिम्स्टेक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत हुई थी 2004 में, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कंक्लूज़न नहीं बन पाया है। इसके अलावा है BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार फोरम। एक तरीके से इसमें चाइना जो है BCIM में चाइना एक प्रोएक्टिव मेंबरशिप है, और बिम्स्टेक को अल्टरनेट करने के लिए जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है कि BCIM के ऊपर ये जो देश हैं वो ज़्यादा फोकस करें। तो ये बिम्स्टेक के बारे में सारी हमने स्टडी की। इंडिया के लिए क्या प्रॉफिट है बिम्स्टेक को लेकर के, क्या चैलेंजेस हैं बिम्स्टेक को लेकर के, वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि देखो बिम्स्टेक को किस तरीके से हम एक मेजर, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जब सफल ऑर्गेनाइजेशन, जो सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन है, कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जिस एम को, जिस टारगेट को लेकर के, वो उसको अचीव कर पाए। जिसमें फर्स्ट नंबर पर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सफल ऑर्गेनाइजेशन है, और आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, उसने वर्क किया है अच्छे से।
तो बिम्स्टेक को भी क्या करना चाहिए, मेंबर कंट्रीज के बीच में जो इशू हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए और सिर्फ सार्क का अल्टरनेट के रूप में बिम्स्टेक को नहीं माना जाना चाहिए। और जो आसियान के जो कंट्रीज हैं, म्यांमार और थाईलैंड, उनको आसियान के ऊपर चाहे वो फोकस करें, लेकिन उनके साथ में उनको, अगर वो बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज हैं तो बिम्स्टेक के रिवाइवल के लिए, बिम्स्टेक के अच्छे से वर्क करने के लिए उनको वर्क किया जाना चाहिए। और जब ये सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे तो बिम्स्टेक एक स्ट्रोंगर और मोर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा। तो ये हमने बिम्स्टेक के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, जॉब लॉसेज बॉड इल फॉर इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बोला है कि हमारे इंडिया में जो जॉब पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो गई है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज़ हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में इंक्रीज़ हुई है। और ये चीज़ क्या है, ये सही नहीं है। अप्रैल में 8% तक आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो मार्च में 6.5% तक ही थी। लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो 40% तक पहुंच गई है अप्रैल में। ठीक है, ये जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है इज़ अबाउट 2% पॉइंट बिलो वोट इट वाज अप्रैल 2020। मतलब अप्रैल 2020 में जितनी लेबर पार्टिसिपेशन रेट थी उससे 2 पॉइंट तक कम है, 2 परसेंटेज पॉइंट कम है। मतलब लेबर पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज हुई है। वर्क करने में लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि दिस इज़ ए वेरी सीरियस मैटर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ आवर साइज। हमारी जितनी पॉपुलेशन है इतने में से इतने लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ये बहुत ही मेजर इश्यूज है। कल हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि कोविड-19 पेंडेमिक का असर मैन के कंपैरिजन में वीमेन के ऊपर ज़्यादा हुआ है। जॉब से जो वीमेन निकली हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैन की तुलना में। पोस्ट लॉकडाउन रिकवरी की इसमें बात की गई है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो ये कोशिश की गई थी कि जिनकी भी जॉब गई है उनको दोबारा से जॉब दी जाए, लोगों की इनकम जो है वो दोबारा से इंक्रीज होगी, तभी लोग कुछ खरीदेंगे और ख़रीदेंगे तभी हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी। यहाँ पर हमारे इंडिया में जो सैलरीड क्लास है उनकी भी संख्या में श्रिंक हुआ है, मतलब वो भी सिकुड़ा है। 2019-20 के बात करें तो 85.9 मिलियन सैलरीड जॉब थे और अप्रैल 2021 की बात करें तो हमारे इंडिया में 73.3 मिलियन लोग ही जॉब में हैं। मतलब सैलरीड पर्सन इतने हैं, तो इतनी संख्या कम हो गई है, इतनी परसेंटेज की कमी आ गई है, इतने लोग कम हो गए हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो साइक्लोन से रिलेटेड न्यूज़ है कि साइक्लोन की वजह से महाराष्ट्र में 6 लोग मर गए हैं और ये जो साइक्लोन है धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया के और स्टेट भी इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। यहाँ पर कोविड के केसेज को लेकर के है कि कोविड के केसेज, फ्रेश केसेज इतने सामने आए हैं और इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। देखो ये जो न्यूज़ है वो जनरल अवेयरनेस के लिए है, लेकिन ये जो न्यूज़ हमने देखी CMIE के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और जॉब लॉसेज को लेकर के जो इम्पोर्टेंट डाटा है, कल के भी एडिटोरियल में हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट डाटा, और ये आपको 2-3 डाटा आपको याद रखने हैं ताकि अगर कोविड से रिलेटेड पोस्ट इफेक्ट में देखें कि रोजगार के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट गिरा, तो ये सारे डाटा आप जब आप मेंस आंसर राइटिंग में उनको यूज़ करेंगे तो आपके जो नंबर्स हैं, पॉइंट्स जो बढ़ जाते हैं वो काफ़ी उसमें इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, ICMR ड्रॉप्स प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम कोविड ट्रीटमेंट नॉर्म्स। जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने जो प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जा रहा था कोविड ट्रीटमेंट को लेकर के, उसको ड्रॉप कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। उसका मेजर रीज़न ये है कि बहुत सारे रिसर्च हुए और उन रिसर्च में ये सब बात सामने आई कि प्लाज्मा थेरेपी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कोविड-19 के ऊपर, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, वाई एंड हाउ ऑफ क्रिएटिंग ए डिस्ट्रिक्ट। ये अभी पंजाब में एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। 23rd डिस्ट्रिक्ट है मालेर कोटला, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो
स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के सेक्शन 5 के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी किया और जो इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सकती है, मतलब कोई भी तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न स्टेट को कितने में बांटना है, किसकी कितनी लिमिट रखनी है, किसकी कितनी बाउंड्री को सेट करना है, ये सब कुछ सेट किया जा सकता है किसके द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ये मालेरकोटला है, ये जगह मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इसको लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि बांटने की कोशिश कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट। अब कोई नया डिस्ट्रिक्ट कैसे बना सकते हो आप, जब द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर और अबोलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या फिर स्टेट असेंबली में एक लॉ पास करके भी एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे स्टेट जो हैं वो तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू ही एक ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं और एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू प्रेफर करते हैं बहुत सारे स्टेट नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हेल्प करें, मतलब आपने नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया तो क्या हेल्प होगा इससे। स्टेट आर्ग्यू करते हैं कि जब आपका स्टेट छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बता होता है तो आप बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को अप्लाई कर पाते हो। 2016 में जो आसाम गवर्नमेंट है उसने माजुली सब डिवीज़न को अपग्रेड करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था ताकि टू माजुली डिस्ट्रिक्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी, मतलब ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाएँ। इसलिए जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो छोटे छोटे, मतलब उनके एरिया जो है और पॉपुलेशन जो है वो कम को कवर करें। अब क्या कोई एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्शंस हैं क्या, आर देयर एनी एक्सेप्शंस? The state government has been vested with unfettered power under Section 5 of Punjab Land Revenue Act 1887 to create new district, says KBS Sidhu. This power is generally held temporarily in abeyance only during active census operations or during the delimitation exercise of Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies. मतलब जब आप लोकसभा और विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन चल रही हो या फिर सेंसस के बारे में अच्छे से जानकारी हो रही हो तब आप नहीं कर सकते। कुछ समय तक टेम्परेली इसके ऊपर बैन हो जाता है कि आप नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कोई रोल होता है डिस्ट्रिक्ट बनाने में? कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। स्टेट्स फ्री होते हैं कि वो कितने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में बनाना चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री पिक्चर में सिर्फ आती है जब एक स्टेट कोशिश करता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर रेलवे स्टेशन का वो नाम चेंज करना चाहता है, तब जा कर के जो होम मिनिस्ट्री है वो रोल में आती है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है बहुत सारे डिपार्टमेंट को, एजेंसीज को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साइंसेज एंड द रेलवे मिनिस्ट्री सीकिंग क्लियरेंस। ए no objection certificate may be issued after examining this replies, मतलब इनका जब आंसर मिल जाता है तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। तो ये सारे हमने देखा कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में 593 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन द सेंसर रिजल्ट शोड दैट बिटवीन 2001-2011 46 डिस्ट्रिक्ट नए क्रिएट किए गए थे स्टेट्स के द्वारा। अब 2021 की जो सेंसस क्रिएट होगी उसमें हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर हम जनरल अवेयरनेस के थ्रू देखें तो 718 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में प्रेजेंट टाइम में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो एक डिस्ट्रिक्ट को कैसे बनाया जाता है, स्टेट का क्या रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। स्टेट्स शोविंग इंटरेस्ट इन स्पुतनिक वी, रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इंडिया में आ रही है और इसको लेकर के जो स्टेट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट काफ़ी शो कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूज़ है यूपी पुलिस जो है वो गंगा की पेट्रोलिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो गंगा नदी है उसमें बहुत सारे डेड बॉडीज़ फ्लोटिंग कर रहे थे, उसी को लेकर के ये पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ा दिया गया है। मोदी अर्जेज मोर डॉक्टर्स टू ऑफर टेलीमेडिसिन सर्विसेज,
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं पूरे कंट्री के अंदर उनको एक तरीके से इंटरेक्शन किया है और ये बोला है कि इस पेंडेमिक के दौरान स्पेशली जो सेकेंड वेव है उसमें आपको ऑक्सीजन की ऑडिट्स करने की, टेलीमेडिसिन जो सर्विसेज हैं स्पेशली जो रूरल एरियाज में हैं, क्योंकि इस समय हमारे इंडिया में जो सेकेंड वेव है उसके थ्रू इंडिया में रूरल एरियाज़ में जो रूरल एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ तक कोविड पहुँच चुका है और उन लोगों के पास में ना तो हेल्थ इंश्योरेंस की कोई सुविधा होती है, हेल्थ को काफ़ी जनरल वे में लेकर के वो चलते हैं। इसकी वजह से जो डेथ रेट है हमारे इंडिया में इंक्रीज हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो सारे डॉक्टर्स हैं उनसे अपील की गई है कि वो टेलीमेडिसिन सर्विसेज का यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो भी नॉलेज है उसको शेयर करें और लोग इसके लिए जब अवेयरनेस होंगे तभी हम कोविड को काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट कोविड के इफ़ेक्ट के रूप में अगर हम देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस एक नया ही चैलेंज सामने आ रहा है। इसके थ्रू हमारी बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो एक मेजर सिम्टम्स है कोविड पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट का। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए गवर्नमेंट को डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा संख्या में आवश्यकता है। अब सारी सुविधाएं आप ऑक्सीजन मंगवा सकते हो, नया हॉस्पिटल बनवा सकते हो, रातों रात अपनी बिल्डिंग खड़ी करवा सकते हो, लेकिन रातों रात आप डॉक्टर्स नहीं बना सकते। तो हमारे पास में जो सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनका गवर्नमेंट ने यूज किया था, स्पेशली गांव के जो लोग हैं उनको मेडिकल जो सुविधा है फैसिलिटीज़ देने के लिए, अब उन सारी फैसिलिटीज़ का यूज किया जा सकता है किसके लिए, कोविड को काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। अब इंडिया ने कुछ हमारे इंडिया के यूएन में जो सेक्रेटरी काउंसिल में TS त्रिमूर्ति जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने अपना 4 मिनट का स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच दिया और उसमें एक तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको लेकर के अपना कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि जो दोनों स्टेट हैं, दोनों जो कंट्री है फिलिस्तीन और इजराइल, उनको एक दूसरे के जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दोनों ही देशों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने संडे को ट्वीट किया और 25 कंट्रीज़ के जो नेशनल फ्लैग को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, US से लेकर के अल्बानिया, और उन्होंने ये बोला कि इजराइल के साथ में ये सारे कंट्रीज खड़े हैं और जब भी इजराइल को अगर सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता है तो ये सारे देश इजराइल को सपोर्ट करेंगे। अब इन 25 कंट्रीज़ के फ्लैग में इंडिया का फ्लैग शामिल नहीं था। इंडिया ने देखो डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन एक तरीके से इंडिया ने फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की कोशिश की है, तो ये मेजर इशू है। इससे पहले इस आर्टिकल में बताया गया है कि समय के साथ में हमने किस तरीके से फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की कोशिश की है, कैसे कैसे हमारे जो PM हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, वो वहाँ की यात्रा पर जाते हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर जो जेरूसलेम वाला जो मुद्दा है उसको सॉल्व किया जाए और सिक्योरिटी पीस वहाँ पर मेंटेन हो सके। इंडिया ने स्टेटमेंट जो दिया उसमें ये भी बोला कि जो अल अक्सा मॉस्क्यू को लेकर के जो प्रॉब्लम हुई है, स्पेशली जो मुस्लिम मेजॉरिटी के जो लोग वहाँ रहते हैं और उनकी स्पेशली जो रमज़ान जो उनका होलीएस्ट मंथ है उसमें ये इशू क्रिएट हुआ है, तो इसको नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अल अक्सा मॉस्क्यू की, और सारे रिलीजन को एक दूसरे के रिलीजन की भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तब इस तरीके के इश्यूज क्या नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।